हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं पॉलिटी का 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका शीर्षक है विविधता की समझ। आइए अब हम इस चैप्टर को समझते हैं। इस पार्ट में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती हैं। हम लोग कई तरह से एक दूसरे से अलग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहनावा अलग है हमारा, संस्कृति में हम लोग काफ़ी सारी भाषाएं बोलते हैं, धर्म अलग है, सोचने समझने का तरीका भी बहुत अलग होता है। हर इंसान का सोचने समझने का तरीका एक सा नहीं होता। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में इतनी विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधताओं का ही भाग होती हैं? चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमारे इन सवालों का जवाब। देखिए फ्रेंड्स, हमारे संविधान में समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों का यूज़ किया गया है, क्योंकि हम भारत में इतनी विविधता है कि संविधान में इन शब्दों का यूज़ करना बहुत ज़रूरी पड़ गया था। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं जाति व्यवस्था। कि जाति व्यवस्था शुरू से ही हमारे भारत में थी? जी नहीं, जाति व्यवस्था शुरू से भारत में नहीं थी। सभी धर्मों में ये विविधता पाई जाती है। सभी धर्मों में अपनी अपनी जातियाँ होती हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, लोग जो कार्य करते थे, जैसे कि ब्राह्मण पूजा करता था तो उसको ब्राह्मण मान लिया गया। क्षत्रिय युद्ध लड़ते थे, वैश्य व्यापारी हुआ करते थे, और शूद्र इन सबसे ऊपरों का काम करते थे, ऊपर वाले लोगों का कार्य करते थे, जिन्हें हम श्रमिक कहते थे। और अब स्वतंत्रता से पहले एक और जाति का उद्भव हुआ, जिसे हम हरिजन बोलते हैं। हरिजन यानी कि अछूत। इनके लिए गांधी जी ने बहुत सारे प्रयास किए ताकि लोग इन्हें अछूत ना समझें। इन्हीं सबको दूर करने के लिए, इनके अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए हमारे संविधान में समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द को जोड़ा गया, ताकि विविधता को स्थान देने हेतु समानता और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। हम सब एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि रमज़ान में लोग रोज़ा रखते हैं, और हम हिंदू मुस्लिम लोग रोज़ा रखते हैं, और हिंदू नवरात्रों में पूजा करते हैं। सब करते एक ही चीज़ें हैं, बस हमारे तौर तरीके अलग होते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हमारी उम्र के छोटे छोटे बच्चों ने, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र को बनाए हैं। ये 3 अलग अलग बच्चों ने बनाए। ये चित्र एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नताएं हैं, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नताएं हैं। इन विविधताओं को देखने के लिए आप अपने आस पास के लोगों को भी देख सकते हैं। वो एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। रंग, रूप, भाषा में हर तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं। कई मामलों में वह आपसे बिल्कुल अलग हैं। चलिए आगे समझते हैं इस चीज़ को। जो आपसे भिन्न है, यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है। आइए दोस्तों, अब हम उसके माध्यम से भारत में इतनी विविधता क्यों है समझते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता था, वह अंग्रेजी के अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता, और उस दिन सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका। मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा।
उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्या तुमने क्यों तुमने क्या सोचा? वह रुककर बोला, पर आप लगते तो नहीं बड़े आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ सकते हैं? दोस्तों, इतने पैराग्राफ में आपको ये समझाया गया है कि कुछ लोग ऐसा नहीं है कि वो बहुत अंग्रेज टाइप से बहुत बड़े दिखते हैं तो उन्हें हिंदी नहीं आती। यहाँ पर इंसान जो चाहे वो भाषा सीख सकता है। हिंदी, अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो हिंदी सीख सकते हैं, और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो अंग्रेजी सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला। अधीर में रुक कर बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के विषय में हिंदी भी पढ़ी है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ हिंदी भी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको क्या समझता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह उसे कुछ समझाता है, इतने में हरी बत्ती जल गई और वह वहाँ से चला गया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? जो कल बात अधूरी रह गई थी, आज वह फिर से उस पर सवाल करने लगा। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वह कभी स्कूल ही नहीं गया। जो बच्चा कभी स्कूल ही नहीं जा पाया अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से, उसे क्या पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि उसे कभी सीखने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में उसने सब्जेक्ट शब्द को कोई दूसरा अर्थ, प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, दूसरा बोला, ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा। उसके बाद लाल बत्ती जल गई तो उसने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं आज इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नाप कर कहा। मतलब उसने बहुत छोटे से ही काम करना शुरू कर दिया था। आर्थिक स्थितियाँ उसकी कमज़ोर थी। पहले उसकी माँ भी उसके साथ काम करती थी, लेकिन अब क्योंकि वो बड़ा हो चुका था तो अब अकेले ही कर लेता है। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक पत्ती हरी हो गई थी। मैं चल पड़ा। मैंने उससे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है उसके साथ। बाकी बातें वह ट्रैफिक के शोरगुल के कारण समझ नहीं पाया। अगले दिन जब वह मिले तो उसने कहा कि मेरा नाम समीर है, और शर्माते हुए उसका नाम पूछा, आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। वह एकदम से उसकी आंखें चमक उठी और चौंक कर बोला, हाँ? तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? हवा, पवन। और तुमको पता है पवन पुत्र कौन है? जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। बहुत खुश होते हुए उसने कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथों में एक नन्ही सी चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन जब वह मिली तो वो बहुत उदास था। मेरठ में बहुत गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। जल्दी से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। आप जानते हैं सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं? सांप्रदायिक दंगे जो दो धर्मों के बीच होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबको सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। इन्हें हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसे कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़रें ऊपर नहीं उठाई,
अब यहाँ पे देखिए, आप समझ गए ना कि इन दोनों में नाम एक ही था, लेकिन अंतर क्या था? इनके धर्म अलग थे। समीर एक मुस्लिम था और समीर एक हिंदू था और समीर 2 मुस्लिम था। जब वह अगले दिन चौराहे पर पहुंचा तो वह वहाँ नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा, ना आगे फिर कभी भी वह नहीं दिखा। अंग्रेजी या हिंदी का कोई भी अखबार मुझे नहीं बता सकता कि समीर 2 आखिर गया कहाँ। देखिए, जहाँ समीर की अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी थी, वहीं समीर 2 हिंदी अच्छी बोलता था। लेकिन दोनों भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एकदम अलग थी। जहाँ समीर एक हिंदू था, वहीं समीर 2 मुस्लिम था। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि से भी इनमें भिन्नताएं, विविधताओं के पहलू हैं। अपनी धार्मिक संस्कृति के अलावा भी समीर 1 और समीर 2 अन्य मामलों में भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने अपने इलाके में ऐसे कई लोग देखे होंगे जो गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर, कपड़े, ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, जैसी ज़रूरतें पूरी हो ही नहीं पाती हैं। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने बहुत पहले पढ़ा है। ये दोनों अलग अलग तरीके की भिन्नताएं हैं। ये विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब जानते हैं? कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही ज़मीन है, ना पैसे हैं, ना संसाधन है जो दूसरों के पास है, और इसी अभाव के कारण वे बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वे पढ़ना नहीं चाहते हैं, बस संसाधनों का अभाव होने के कारण वे पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता है, यानी गैर बराबरी है। इंसान चाहकर गरीब नहीं है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे को आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। देखिए, अब ये वही आपको समझा रहा है कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई हैं तो आपकी जाति कुमार ही होती है और आप बस वही बन सकती हैं। आप अपनी जाति बदल नहीं सकते। आप कुम्हार से पंडित नहीं बन सकते। और कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था पहले, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हाजिर ही करना ज़रूरी नहीं समझता था। मतलब कि कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनता था क्योंकि वो वही सीखता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। इसे हम डिटेल से आगे के चैप्टर में समझेंगे। आइए आगे चलते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, इस बारे में हम समझते हैं। ऐसे बहुत से अलग अलग लोग हैं जो दोस्त बनते हैं, सहेलियां बनती हैं। उनके घर अलग होते हैं, खाना खाने का तरीका अलग होता है। उनके अलग अलग त्यौहार होते हैं। कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है। आपने अपनी सहेलियों के कपड़े पहनकर देखे भी होंगे बहुत, और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी ही होगी, क्योंकि हम जिसके साथ रहते हैं उसका थोड़ा बहुत तो गुण हम में भी आ ही जाता है। अब जैसे आपकी कोई सहेली मुस्लिम है तो कुछ शब्द उनके आप भी बोलने लगेंगे, उर्दू के कुछ शब्द। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती है। सारी भाषाएं, सारी संस्कृतियां बहुत अच्छी होती हैं। बस सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, संस्कृति होती है। फ्रेंड्स, ये सब आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इसको पढ़ कर आगे समझ सकते हैं। हम इसको आगे चलते हैं। आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, कहानी सुनी होंगी। उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को एक ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग 2 ही रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल व सफ़ेद। एक ही तरह का खाना खाते हैं, हो शायद आलू। सामान्य रूप से केवल 2 ही पशु पक्षी को पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरन और कौआ। और केवल सांप सीढ़ी
से अपना मनोरंजन करते हुए। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे, आप सोच सकते हैं। वो अपने पास के वातावरण को देखेंगे, उन्हीं के बारे में लिखेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ अपने आसपास का ही वातावरण दिख रहा है, वो उन्हीं के बारे में लिखेंगे। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ना कि रमज़ान में मुस्लिम लोग रोज़े रखते हैं और नवरात्रि में हिंदू लोग व्रत रखते हैं। दोनों को करना ही की काम है, बस तरीके अलग अलग हैं। ईश्वर की पूजा करना है ना, करना ईश्वर की पूजा ही है, बस तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक दूसरे के से भाग से यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों, ऊंट पर बैठकर जाते थे, फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। अब देखिए दोस्तों, पहले के ज़माने में रेल नहीं होती थी, हवाई जहाज़ नहीं होते थे, कोई भी संसाधन नहीं हुआ करते थे यात्रा करने के लिए, फिर भी लोग यात्रा करते थे। बस फ़र्क इतना था, उस समय लोगों के आवास निश्चित नहीं थे। उन्हें अपने खाने के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, क्योंकि संसाधन नहीं थे यात्रा करने के लिए, तो वो वहीं पर बस जाया करते थे, क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भरकर खाना तक नहीं मिलता था, तब वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। पहले युद्ध भी बहुत हुआ करते थे, क्योंकि लोग एक दूसरे को जमीन को हथियाना चाहते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। अब देखिए, आप यहाँ से कहीं और जाएं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से बंगाल की तरफ जाएंगे, वहाँ पे अलग भाषा बोली जाती है, उनकी संस्कृति, पहनावा सब अलग है ना। तो आप में भी थोड़ा बहुत बदलाव तो ज़रूर आएगा। इसी तरह से वे भी कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुराने ढेरों पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। ठीक है, उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था। लोग एक दूसरे से मिलते थे, अपनी संस्कृति को उन्हें दिखाते थे, उनकी संस्कृति से खुद को सीखते थे, इसलिए संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिली-जुली संस्कृति उभरती थी। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न संस्कृतियों प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र में अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में से किसी प्रकार का सामंजस्य बैठाते हैं। देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बहुत बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों, खान पान, आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि उनके काम भी करने के तरीके में बहुत फ़र्क होगा। वे भी बहुत अलग होंगे, इनके काम करने के तरीके। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह से गहराई में जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी और या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं, है ना। मतलब बहुत कम ही सब्जी और अनाज उगाते हैं, क्योंकि बाज़ार से उन्हें सब कुछ मिल जाता है। परंतु पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। उन्हें पहाड़ से नीचे उतर कर बाज़ार जाना पड़ता है सब्जी खरीदने के लिए। इसलिए वो अपने लिए खुद अनाज और सब्जी का उत्पादन करना ही प्रेफर करते हैं। मतलब वह सब्जी को खुद ही उगाना
ज़रूरी समझते हैं ताकि उन्हें पहाड़ से नीचे इतना नीचे ना आना पड़े। पहाड़ के लोग बहुत मेहनती होते हैं मैदानी क्षेत्रों के इलाकों के मुकाबले। आइए भारत के दो भागों के बारे में जानते हैं, लद्दाख और केरल। उदाहरण के लिए ये समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है, किसी क्षेत्र की पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती, इसलिए हम खेती भी नहीं कर पाते हैं और इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर इतनी बर्फ़ जमती है दोस्तों कि पीने के लिए पानी भी जम जाता है। लोग बर्फ़ से पानी इकट्ठा कर उस पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पैश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना साल में बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती हैं। ये बहुत गर्म होती हैं क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है, इसीलिए ये इस बकरी को पालते हैं। पश्मीना ऊन बहुत गर्म होती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी, याक होती हैं। रेगिस्तान में होने का मतलब ये नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं होते। व्यापार तो यहाँ पे भी होता होगा। यहाँ के भी लोगों को पैसों की ज़रूरत होती होगी ना। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता माना जाता है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजर कर मध्य एशिया के इलाके में पहुँचते हैं, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत में पहुंचा। बौद्ध धर्म तिब्बत में देखिए कैसे पहुंचा लद्दाख के रास्ते। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों को इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में मुसलमान अच्छी खासी संख्या में। लद्दाख में गानों, कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, याद रखिए दोस्तों कि तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है क्योंकि लद्दाख और तिब्बत पास में है। इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम और बौद्ध दोनों तरह के लोग मिलते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये तो रही बात लद्दाख की दोस्तों कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, क्या वहाँ पे व्यापार होता है या नहीं। ये सब आपको मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, केरल के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि केरल में आप सब जानते हैं बहुत गर्मी होती है क्योंकि वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। केरल भारत की दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। ये एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ से पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। आप जानते हैं दोस्तों, ये मसालों के लिए ही वास्को डिगामा भारत आया था और उसने वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की खोज की थी। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था, इसके बारे में आप पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले अरबी और अयोधी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हें ही जाता है। याद रखिए दोस्तों, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? संत थॉमस। वास्को डिगामा
पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्र यात्रा जाना। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वही बात दे रखी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मसाले बहुत हुआ करते थे। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक एक समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से ही हूबहू मिलते थे और इन्हें चीनी वाला कहते थे, चीना वाला। ओके। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे वह भी उसे चीनी मिट्टी कहते थे। इसमें चीनी शब्द इस बात का इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चीन से। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आप समझे गए होंगे, भारत के एक कोने पे की भौगोलिक स्थिति अलग है और दूसरे कोने की अलग है। ठीक है, लद्दाख कहाँ है? भारत के उत्तर में है और केरल कहाँ है? भारत के दक्षिण में है। इन दोनों की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बहुत अलग है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्र के इतिहास में एक ही प्रकार की संस्कृति प्रभाव है। एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। वहाँ भी व्यापारी आते हैं और केरल में भी। ठीक है, जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति मसालों की खेती के लिए संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। ठीक है, इस तरह से पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की संस्कृति जीवन, उसके हिस्सा और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। मतलब कि केरल गर्म देश है, वहाँ पे पास में समुद्र है तो मछलियाँ मिलती हैं। लद्दाख ठंडा देश है, वहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए लोग वहाँ पे खेती के बजाय जानवरों को पालते हैं, उनसे ऊन प्राप्त करते हैं। ठीक है, विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए काल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, जीने का तरीका धीरे धीरे नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। जहाँ हम पहुँचते हैं ठीक उसी तरह से हमने अपने पड़ोस में अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे से रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। जैसे कि आपके आसपास भी कई जाति के लोग रहते होंगे, आप कभी कभी ये भूल जाते हैं कि वह अलग जाति के हैं और ये अच्छी बात भी है ना। आप एक दूसरे से मिल कर रहिए। जाति प्रथा बुरी बात है। जाति प्रथा जन्म से हमारे में नहीं थी, वह काम के आधारों पे हमने बताया आपको लोगों को मिल गई है ना। अब देखते हैं विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को किसी ताकत का स्रोत माना गया है, उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न भाषा, धर्म, क्षेत्र की महिलाओं, पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में लोग भले ही विभिन्न जातियों, धर्म होंगे, उनकी भाषाएं अलग होंगी, लेकिन उन्होंने अपने हक की लड़ाई एकजुट होकर लड़ी थी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इतनी विविधता होने के बावजूद हमारा भारत एक है। हमारे भारत में अलग धर्म हैं, भाषाएं, फिर भी हमारा भारत एक रहता है। कोई भी मुसीबत आने पे हम एकजुट हो जाते हैं। इन्होंने भी एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा कि वे भारतीय लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों ने भी, इंसान हमारी कमज़ोरी का ही फ़ायदा उठाता है। अंग्रेज़ों ने भी हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। वो क्या थी? विविधता। ठीक है, इसी तरह और अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस तरह
उनका राज चलता रहेगा। उन्होंने सोचा वोट डालो इनमें, राज करो, एक दूसरे के खिलाफ भड़काओ और राज करो। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे एक साथ हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं दोस्तों, आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं ये। अब हम आगे चलते हैं। यह गीत जो लिखा हुआ है, जो हमने आपसे पढ़ने को कहा, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ क्या था? आइए समझते हैं। ये बहुत दुखद घटना थी। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उस शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गालियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े हुए थे। उन पर बिना कोई सूचना दिए गोलियां चलवा दी थी। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीतियों का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से कुछ लोगों की जानें गई, बहुत से लोगों की मौत हो गई, कुछ बहुत पीड़ित हो गए और उससे भी ज़्यादा घायल हो गए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दिनों दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। हमने उसे बाहर से नहीं लिया है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है। इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए एकता में अनेकता का विचार हमें दिया। देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी बात नेहरू जी ने कही है, अनेकता में एकता, इतनी विविधता है फिर भी हम एक हैं। ये इतना सा वर्ड बहुत कुछ कह जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। उसमें भी हमारी एकता को दर्शाया गया है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।